Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. सत्रवः सहतः बलवंतो भवन्ति एनिमीज बिकम पावरफुल व्हेन दे यूनाइट। यानी दुश्मन मजबूत हो जाता है जब वो एक हो जाता है। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। एक ऐसी शायरी आज वीडियो के आखिरी में सुनाऊंगा कि अगर गूज बम्स ना आ जाएं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जाना कि सर गूज बम्स नहीं आया। सबसे आखिरी में सुनाऊंगा क्योंकि वो वहीं जुड़ती है। यहां देखिए, एक पेज आपको दिख रहा है, आर्टिकल शुरू कर रहा हूं, सरसरी निगाह से आर्टिकल पर नजर डालेंगे। भेदेन जयेत शत्रुन डिफीट एनिमीज थ्रू डिवीजन। हर चीज भारत से सीखकर दुनिया ने अप्लाई की है और भारत में रहने वाले भारतीय जो मानसिकता पाकिस्तान की रखते हैं वे कहते हैं कि भारत मिट जाना चाहिए। कभी नहीं, ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। ध्यान रखना, भारत से कामासूत्रा की किताब ले जाकर पूरा विदेश पिक्चरें बना देता है और भारत वाले क्या कहते हैं कि यह वहीं की संस्कृति है। भारत की रणनीति से चुराकर कल रात को अमेरिका ईरान के ऊपर पूरे एयरबेसिस को नष्ट कर देता है। उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स को, उनके रनवेज को उसने नष्ट नहीं किया, फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर बॉम्बार्डिंग की और उनको उड़ने से पहले खत्म कर दिया। ठीक कैसे? जैसे अजित डोभाल साहब ने प्लानिंग बनाई थी पाकिस्तान को जमींदोज करने की ऑपरेशन सिंदूर में, हमने उनके 9 से 11 एयरबेसेस उड़ा दिए थे। भारत की नकल दुनिया करती है, यह आपको आज समझाऊंगा। और दोस्तों, भारत से सीखकर ही लोग इतने आगे बढ़े हैं। भारत क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? भारत को क्या चीज रोकती है? भारत को रोकते हैं भारत के लोग। लोग मुझसे अक्सर एक बात कह रहे हैं आजकल कमेंट सेक्शन में कि सर आप भारत की कभी बुराई नहीं करते। तो क्लैरिफाई कर देता हूं कि जब तक अंतिम सांस है मातृभूमि की बुराई मुंह से नहीं निकलेगी, क्योंकि माता और मातृभूमि में कोई फर्क नहीं है। यानी ध्यान रखना, आगे कोई सरकार अगर मेरे राष्ट्र के खिलाफ खड़ी हो जाती है, इसका भी विरोध आपको सबसे पहली पंक्ति में खड़ा होकर महेशन राजपूत का दिखेगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब मैं आपको यह आर्टिकल शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी ये किसकी टीचिंग्स हैं? ये टीचिंग्स हैं द ग्रेट चाणक्य की। इनको कौन अपना रहा है? ईरान। आर्टिकल शुरू करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। देखिए, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान ने माफी मांग ली है और ट्रंप ने हल्ला मचा दिया है कि मैं जीत गया, हम जीत गए। क्यों? ध्यान रखना, भगोड़ा जो भागने की हमेशा फिराक में रहता है, जल्दी से जल्दी कि तुरंत कैसे भी निकला जाए, वही ऐसा हल्ला मचाता है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम हार गए, हम हार गए। अब आपको सुनाता हूं, यह राष्ट्रपति है कहां का? ईरान का। यह कहता है, आई मस्ट अपोलोजाइज ऑन माई ओन बिहाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ द ईरान टू देन नाइबरिंग कंट्रीज दैट वर अटैक्ड बाई ईरान। आर्टिकल जबरदस्त है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पेज बहुत तगड़ा है। ईरान ने अचानक इतनी तगड़ी लड़ाई में, जहां अमेरिका जैसे डकैत के दांत खट्टे कर रखे हैं, एकदम से माफी क्यों मांग ली? अचानक से कुछ ऐसा हुआ है क्या? वही डेवलपमेंट आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। देखो, आर्टिकल समझ में आना चाहिए आपके, तो मेरी सफलता है। अगर समझ में नहीं आया, मैं आपको मैकेंडर हीगल की अगर थ्योरी सुनाऊंगा, समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना। आज आपको यह भी समझाऊंगा कि कैसे चीन मैकेंडर की थ्योरी को अप्लाई कर रहा है और कैसे दोस्तों जहां पर्सिया जर्मनी है, आज कैसे एक हीगल एक थिंकर हुआ था, आपको बताऊंगा कैसे उसकी थ्योरी आज काम कर रही है। मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको न्यूज समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई। आप समझ के देखना इस न्यूज को। ईरान ने अचानक से ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ईरान को पता चल गई कि मैं मरने वाला हूं। ईरान दो तरह का है, ध्यान रखना। आपको बता देता हूं दोस्तों, ईरान किसमें यकीन करता है? शिया, करबला, उम्मा, इस्लामिक पैक्स, यानी पैक्स इस्लामिका में यकीन करता है। कौन? यही ईरान। पहले ईरान जो हुआ करता था, पहले पर्शिया यानी ऑटोमन एम्पायर, पर्शिया के टाइम पर ईरान, अब यह आइडेंटिटी बनकर आई है शिया यानी पैक्स इस्लामिका। वो उस टाइप की आइडेंटिटी अलग थी। अब आपको बताऊंगा, जहां जर्मनी हुआ करता था, यह सारा इलाका यह क्या है? यह पर्सिया था। अब ईरान को यह पता चल गया कि मैंने एक भी देश आज छोड़ा नहीं है अपने पड़ोस में। ईरान की एक गलत फहमी है, ईरान में दो धड़े के लोग हैं, ध्यान रखना। ईरानियन पीपल के साथ हम आज भी खड़े हैं, लेकिन एक धड़ा उसमें ऐसा है जो आज भी महिलाओं को बुर्का न पहनने पर फांसी दे देता है, फतवे जारी कर देता है। हम उसके हमेशा से खिलाफ हैं, भारत की सरकार खिलाफ है। और वुमेन से मुझे आज याद भी आया कि टुडे इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सो आई विश यू इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू एवरी वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके? देखिए, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है ना, ये है कि एक गवर्नमेंट है जो अपने लोगों की बहुत ख्याल रखता है और ये होना चाहिए। अब आपको बताता हूं, ईरान को यह पता चला कि भाई अब हम डूबने वाले हैं। कैसे? देखिए ना,
ये जर्मनी है। जर्मनी का स्टेटमेंट बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री की तरह आया है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए क्या बोला है? वी स्टैंड विद हुम? इजराइल। ये बोला है भाई साहब जर्मनी ने। अब जर्मनी इधर से ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। Schon eine Richtungswahl in Baden-Württemberg. Ja, sage ich Ihnen gerne etwas zu, wenn Sie den Zwischenruf machen. Meine Damen und Herren, die von mir geführte Bundesregierung wird an keinem Tag irgendeinen Zweifel daran lassen, wo wir stehen. Wir stehen an der Seite Israels. Wir stehen an der Seite wir stehen. Also vielen Dank, dass Sie das hier so zum Ausdruck bringen. Ich sage Ihnen eins, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Antisemitismus in dieser Bundesrepublik Deutschland da zu begegnen, wo er stattfindet. Und alles unternehmen, damit dieses Land hier ein Land bleibt, in dem Jüdinnen und Juden sich frei und offen bewegen können. अब जर्मनी इधर से ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है और जितने भी अरब नेशंस हैं वे सब खिलाफ हो चुके हैं क्योंकि उन पर आक्रमण हो गया है। तो ईरान ने अब कौन सी पॉलिसी अपनाई है? ये पॉलिसी मेरे दोस्त, ये पॉलिसी, क्योंकि यही अब बचाव का अंतिम कारण है कि आप डिवीजन करिए। अगर आपके सारे अरब कंट्रीज यूएस और इजराइल के साथ मिलकर अगर ग्राउंड वॉर पर आ गए, सेना अगर आ गई, तो बचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे मेरे खिलाफ ना हो जाए, इसलिए अरब नेशन से माफी मांगी है। और ये थ्योरी है, ये थ्योरी है डिवीजन की। डिवीजन की कौन सी थ्योरी दोस्तों? ध्यान रखना, यहां क्या होता है, इसमें एक चीज आपको समझा देता हूं। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान किस पर डिपेंड करता है, किसकी तरफ डेविएटेड है? शिया, करबला और उम्मा। अब उम्मा में भी जो पैक्स इस्लामिका है, पैक्स इस्लामिका में शिया अपने आप को सुप्रीम मानता है। जितने भी अरब देश हैं अपनी आइडेंटिटी वो बिल्कुल अलग रखता है कि हम इनसे सुप्रीम हैं। अब वहां जो 150 गर्ल्स मारी गई हैं, कहां पर? ईरान में। उन लड़कियों के लिए इसका एक जो पुराना एक स्लोगन है, मैं आपको स्लोगन ही दिखाऊंगा, डोंट वरी, वहां से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपके। सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, ये देखिए, ईरान समझ गया कि अब मेरी स्थिति ग्राउंड वॉर में आएगी। और ग्राउंड वॉर में ये देखिए, टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, अगर ये फोर्सेस सपोर्ट कर देती हैं इजराइल का या सपोर्ट करती हैं यूएस का, और ये मेरे यहां पर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, तब रेजिम चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना, रेजिम चेंज करना इतना आसान बात नहीं है, तख्ता पलट करना। और रेजिम चेंज इज द अल्टीमेट गोल किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का, ट्रंप का। तो रेजिम चेंज अभी तो हो नहीं रही है, क्यों? बराबर की लड़ाई कर रहा है और यहां तक के थार्ड को भी नुकसान पहुंचा दिया, खत्म कर दी उसकी दूसरी रडार भी। एक तो सबसे बड़ी रडार खत्म कर दी उसकी, जो 6 ही थी दुनिया में, एक थर्ड भी खत्म कर दी, वो भी छोटी रडार नहीं है। इसलिए ईरान ने, जो ईरान के ड्रोन बहुत तगड़े, ध्यान रखना, बहुत गजब के ड्रोन है, जो शाहिद ड्रोन है इसके। यहां आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए, ईरान फाइनेंस मिनिस्टर एक्यूजेस ऑफ यूएस अटैकिंग डीसैलिनाइजेशन प्लांट ऑन गल्फ आइलैंड। एक दिन पहले आर्टिकल बनाया था, डीसैलिनाइजेशन प्लांट। मैंने कहा था ना कि इन्होंने खूब बड़े मकान बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिदें बनाई, मॉस्क बनाए, होटल बना दिए, मॉल बना दिए, लेकिन पानी की व्यवस्था इनका डीसैलिनाइजेशन प्लांट ही करता है। यानी समंदर से पानी मीठा बनके इनके यहां जाता है। अगर उस प्लांट पर हमला ईरान कर दे तो पूरा कतर प्यासा मर, पूरा अरब प्यासा मर जाएगा। और उससे पहले अमेरिका ने अटैक कर दिया। कि ये जिस बात पे मुझे डराए, मैं डरा देता हूं इसको, और इस बात से ईरान को फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर अरब नेशन प्यासे मरने लगे तो दोष किस पर आएगा? ईरान पर, कि तेरी इस रिटेलिएशन की वजह से आज हम भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। क्योंकि चीन ने यह तो कहा है कि यह अटैक गलत हुआ है यूएस इजराइल का, रशिया ने यह तो कहा है यह अटैक गलत हुआ है यूएस इजराइल का, लेकिन जो ईरान ने अटैक किया है उसको उन्होंने यह नहीं कहा है कि ईरान ने रिटेलिएशन गलत किया है। बात करनी चाहिए थी, समझ गए? तो इसलिए अब यह पूरा चंगुल फंस चुका है। यहां देखिए, यूएस सेड एक्सपेक्टेड टू डिप्लॉय थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। वहां पर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है ईरान के बगल में, वहां पर जेराल्ड खड़ा हुआ है ईरान के बगल में। अब तीसरा एयरक्राफ्ट फ्लीट आने वाली है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी वजह से ईरान को पता चल गया कि जब ये सारे नेवी पे मुझे घेर लेंगे और अगर फोर्सेस उतरने लग गई ग्राउंड पर तो दिक्कत हो जाएगी। तो पॉलिसी कौन सी अपनानी है? डिवीजन एंड सस्टेन। डिवीजन एंड सस्टेन क्या है? कि अब अरब को सिया के नाम पर, दोस्तों ध्यान रखना, ये 150 गर्ल्स जो मरी है ना, उसमें 3 चीज का आपको जिक्र करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, आर्टिकल समझने वाला है। सबसे पहले बता दो, देखो यहां पर है वो डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो पानी को मीठा करके अरब में पहुंचाता है, इस पर अटैक हुआ है। ये बंदरगाह के आसपास है। यहां देखिए, ईरान ने क्लेम किया है कि हमने थाड़ उड़ा दिया। थाड़ कितने की है? $300 मिलियन। हल्का फुल्का मामला नहीं है ये। और ये एक ऐसी जो है, ऐसा रडार है जिसका इंटरसेप्टर दोस्तों लगभग 150 किलोमीटर ऊपर ही खत्म कर देता है। 150 किलोमीटर।
वो जो पिछली वाली मिसाइल थी वो कितने की थी? 5000 किलोमीटर। ये 150 किलोमीटर पर खत्म करता है। रेंज इसकी क्या है? 700 से 800 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखना मेरे भाई। तो इसको ईरान ने उड़ा दिया, तो ये वन ऑफ द रीजन है। अब देखिए यहां पर, ईरान अप्रोच इज अ क्लासिक डिवाइड एंड कॉन्कर टैक्टिक। क्लासिक डिवाइड किसमें? कि यूएस, इजराइल और अरब नेशन आपस में मिलकर अगर ये एक हो गए तो चाणक्य वाला स्टेटमेंट सच हो जाएगा कि एनिमीज बिकम्स पावरफुल व्हेन दे यूनाइट। अगर ये यूनाइटेड हो गए तो मेरा अस्तित्व खतरा है, खत्म है। अब उसके लिए सॉफ्टन रिटोरिक टुवर्ड नाइबर्स टू बाय टाइम, बेटर एस्केलेशन एंड रिडायरेक्ट ब्लेम आउटवर्ड। रिडायरेक्ट ब्लेम, उन पर ही उल्टा प्रेशर बना दिया है अरब के नेशन पर कि आपने अमेरिका के बेसिस को जगह दी। और यह गलती है अरब नेशंस की, ध्यान रखना, इसमें गलत नहीं कह रहा है ईरान कि इन्होंने अमेरिका को अपने घर में बैठाया हुआ है। हमने तो नहीं बैठाया हुआ, ईरान ने तो नहीं बैठाया हुआ। तो इनकी गलती तो उसने यह कहा कि आपके यहां से अगर अमेरिका मुझ पर आक्रमण करेगा तो मैं आक्रमण करूंगा, अगर आप नहीं अलाउ करते हैं उसको तो मैं आप पर कोई भी एक भी गोला नहीं दागूंगा। इस स्टेटमेंट के बाद भी सऊदी अरब पर हमला हो गया वहां के एयरपोर्ट पर, लेकिन फिर भी वो कह रहा है आप अटैक करेंगे तो मैं करूंगा। और दोस्तों इसलिए अरब नेशंस पर ही वो बना दिया प्रेशर कि अब तुम यूएस को रोको कि भाई यहां मत आओ। ये है टेक्निक, क्लासिक डिवाइड टेक्निक। ध्यान रखना मेरे भाई, सक्सेसफुल इट कुड प्रोलॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूएस बर्डन। वो चाहता है अकेले अमेरिका से लड़ना, और अकेले अमेरिका से लड़ेगा तो इसकी नाक में दम कर देगा। यह बात करेक्ट है। देखिए ना कितने बड़े बड़े रडार की ऐसी तैसी करके फेंक दी, हल्के में न लेना ईरान को। लेकिन अगर सारे एक साथ आ गए तो मौत निश्चित हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है रेजिम चेंज हो जाएगी, रेजा पहलवी को बिठा दिया जाएगा और फिर अमेरिका का आदमी ईरान में राज करेगा। यह करेक्ट बात है। यहां क्या कह रहा है? इरोडिंग देयर रिजॉल्व व्हाइल प्रिजर्विंग ईरान्स रीजनल इन्फ्लुएंस पोस्ट वॉर ईरान टेल गल्फ पार्टनर्स आई एक्टेड विद माई मैच्योरिटी विद यूएस थ्रू यू अंडर द। देखिए हम एक मैच्योर नेशन हैं, हम समझदार हैं, इसलिए हमने युद्ध बंद कर दिया कि आप अगर अपने बेस से हम पर आक्रमण नहीं कराओगे तो हम नहीं करेंगे। भलाई आ गई। और अगर आप अमेरिका को अलाउ कर रहे हो अपनी जगह को हम पर आक्रमण करने के लिए तो मैं मजबूर हूं, मुझे करना पड़ेगा। यानी अब बुरा नहीं बनेगा ईरान। तो अब प्रेशर अरब नेशंस पर आ गया कि अमेरिका को रोकिए। लेकिन ईरान की आइडियोलॉजी बताता हूं आपको कि कैसे एक ऐसा देश जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, किसी में कोई इतना बड़ा कोई तीस मार खान नहीं है, फिर भी अमेरिका के दांत खट्टे कर रहा है। कैसे? देखिए ना, फिजिकल लैंडस्केप डिक्टेट्स एक्चुअल फाइटिंग। इसका जो टेरेन है ना, इसकी जो जगह है, जो लड़ाई का मैदान है, यानी जो ईरान की जो आकृति है दोस्तों फिजिकल, वो कैसी है कि यहां पर माउंटेन्स हैं और इन्हीं में ड्रोन के सारे बेसिस छुपे हुए हैं। यानी यहां से आप आक्रमण कर तो सकते हो लेकिन देख नहीं सकते कि कहां से आ रहा है। समझ गए? अब यहां देखिए, ईरान हाइड्स चीप ड्रोन्स इन माउंटेन्स। जो सस्ते ड्रोन है $20,000 $30,000 इतने के ड्रोन है, लेकिन मिसाइल जो उनको इंटरसेप्ट कर रही है वो कितने की है? वो 50-50 मिलियन डॉलर की मिसाइल है जो इंटरसेप्ट में लग रही है $20,000 के में। ड्रोन स्वान फ्लैट एक्सपोर्ट जीसीसी डेजर्ट्स, यानी जो गल्फ कंट्री काउंसिल है उसको पूरे को प्रेशराइज कर दिया है कि अब आप यूएस को रोक दीजिए, मैं फिर अकेले उससे लड़ूंगा, आपसे नहीं लड़ूंगा। दिक्कत में गल्फ काउंसिल भी आ गई है। अब देखिए ईरान के व्यू बता देता हूं आपको, कैसे इतना दंगा भड़क गया। ये देखिए ना, कैसे भारत में भी लोग रोडों पर आ गए। ये कनेक्ट करिए, क्योंकि मेरा सोल मोटो क्या होता है कि इनके किसी भी कार्यक्रम को, इस्लामिक कार्यक्रम को भारत से जोड़कर बताऊंगा कि भारत को इसका क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि ईरान व्यूज डेथ एज सेक्रेड सैक्रिफाइस। वो कहते हैं जो हमारे मोहम्मद साहब थे उन्होंने भी क्या किया था? सैक्रिफाइस किया था। यानी डेथ इज द एपिटोम ऑफ सैक्रिफाइस। तो खेमनी साहब ने क्या किया? सर्वस्व बलिदान दिया है। यानी बलिदान देना ही इनके लिए जो मार्टाइडम है, दैट इज द एपिटोम ऑफ ह्यूमैनिटी। शिया मेंटालिटी बता रहा हूं आपको, एंड दैट इज व्हाई दे टेक देयर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर अरब नेशंस, एंड दैट इज कॉल्ड द लीडर इन ईरान इज कॉल्ड अ सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर क्यों है? इसीलिए क्योंकि ये बाकी के इस्लामिक जितने भी देश हैं उन सबसे शिया को सुप्रीम लेते हैं और कहते हैं शहादत ही परम सैक्रिफाइस है, त्याग है। इसलिए ये जो शहादत दी है खेमनी साहब ने, ये परम सैक्रिफाइस है। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई इंडिया इज हैविंग कैंडल मार्चेस एंड प्रोटेस्ट अक्रॉस कश्मीर, लखनऊ, अलीगढ़, एवरीवेयर एल्स। समझ गए? ये आपको कनेक्ट करना होगा। देखिए, शिया मिलिटेंट्स वेपनाइज मार्टाइडम फॉर जिहाद। यानी मार्टाइडम मतलब क्या है? शहादत। शहादत ही सर्वस्व जिहाद है। ये इनका क्या है? मोटो है। यानी मेंटालिटी से करबला को मैंने कहा ना, शिया, करबला, उम्मा, मार्टाइडम, दैट इज द एपिटोम ऑफ सैक्रिफाइस फॉर शिया। शियाज यूनाइट टू एस्टेबलाइज पैक्स इस्लामिका। अब इससे क्या होगा? जैसे ऐसे बोला खेमनी के बारे में, तो क्या हुआ कि सारा जितने भी लोग हैं शिया, IRGC जो इनके जितने भी अटैक है ईरान के ऑर्गेनाइज कराती है, उसको नए नए ग्रुप मिलने लग गए, शिया मिलिटेंट्स के ग्रुप।
और इसी से फटी पड़ी है किसकी? अमेरिका की। क्योंकि विश्व में जितने भी शिया होंगे वो इस बात पर यूनाइटेड हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ पैक्स इस्लामिका, कि इस्लामिक पूरे स्फीयर में शिया क्या है? सुप्रीम है, और शहादत ही सबसे बड़ा त्याग है। समझ गए? ये आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा था, ये आप समझना। अब आपको चार चीज दिखाता हूं कि अमेरिका क्यों टेंशन में है और क्यों अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आगे। अगर ये जो मैंने समझाया ना आपको पैक्स इस्लामिका, अगर इस बात पर शिया सारे एक साथ हो जाते हैं और आईआरजीसी को सपोर्ट कर देते हैं, तो ये अरब नेशन भी ईरान की तरफ आ जाएंगे और अमेरिका का अस्तित्व तो जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगा। ये करेक्ट बात है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये थ्योरी है, ये क्या है? यहां इन्होंने परमाणु बम का यानी डूम्सडे एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा, ईरान पर इतने गोले बरसाए कि उनके सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को जला दिया, ऑलमोस्ट, समझ गए? उड़ने से पहले ही। यहां देखिए, ये देखिए, यहां पर ये B-1B बॉम्बर है, इससे बॉम्बिंग करी है उन्होंने कल रात को। और जो HQ-9 सिस्टम है, सबसे घटिया सिस्टम पूरे विश्व का, किसका? चाइना का, उसको तो सेकंडों में उड़ा दिया अमेरिका ने, खत्म कर दिया उसको। यानी ईरान अंधा खड़ा हुआ है, आप मिसाइल फेंकेंगे तो गिरेगी। समझ गए मेरे भाई? ये आपको समझना है कि ये युद्ध क्यों नहीं रोक रहा। आप देखिए, एक दिन पहले आपको समझाया था, यही वो वाटर डिसैलिनेटेड, यही वो प्लांट है जहां से पानी जाता है। अमेरिका ने इस पर हमला बोल दिया और इतनी किल्लत आ जाएगी पानी की, क्योंकि लोगों के लिए पानी नहीं पहुंचा पाओगे। आपका पानी, वाटर इज एन एलेक्सायर ऑफ लाइफ, यानी पानी जीवन के लिए अमृत है, और अमृत के बिना आदमी मर जाएगा। जैसे ही इस पर अटैक किया, माफी की मांग आ गई है, और माफी की मांग आई है, लेकिन वो कैसे आई है? कंडीशनली मांग आई है। और अमेरिका किस पर अड़ा हुआ है? अनकंडीशनल। हमको अनकंडीशनल अपोलॉजी चाहिए, माफी चाहिए अनकंडीशनल। यहां पर जैसे ही उसने माफी मांगी, इसने घोषणा कर दी, और इसकी घोषणा गलत है, ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा गलत है। ये क्या कह रहा है? हमने बहुत मारा, ऐसा मारा कि माफी मांगने लगे, और टू इट्स मिडिल ईस्ट नाइबर्स, मिडिल ईस्ट से युद्ध हार गया ईरान, बहुत हवाबाजी करता था। रिलेंटलेस यूएस एंड इजरायली अटैक, हमने इतने लगातार अटैक करे हमने और इजराइल ने कि मिडिल ईस्ट का वॉर ईरान हार चुका है। अपनी तरफ से गाना गा रहा है, ऐसी कोई बात है नहीं, उसकी आदत है। देखो, इसीलिए मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूं। मान लो मेरी शादी हो रही है, मैं शादी करने जा रहा हूं, और यहां से कोई आदमी बारात को बता देता है कि मैंने कराई है इसकी शादी, तो मैं क्या करूं? पहले उसको मारने जाऊं कि शादी करने जाऊं? भारत जानता है, इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि भारत की जो राजनीति है, नरेंद्र मोदी जी है, वो पहचान चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये कुछ भी बोल सकता है कभी भी। समझ गए? तो हमने, अब पता चली कि वहां से तेल बंद हो गया तो हम रशिया से लेंगे, तो उसको पता चल गई कि ये रुकेगा तो है नहीं। अभी सबूत दिखाऊंगा इसका भी, तो तुरंत कह दिया कि हम तुमको 30 दिन की मोहलत देते हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे 60 दिन की दे देते हैं, इस स्थिति को देखते हुए। अरे उसको तो कुछ ना कुछ बोलना है, और तुरंत फिर पलट भी जाएगा। समझ गए? तो आपको सबूत दिखाऊंगा। यहां पर ये यही कह रहा है, लेकिन इसने लास्ट की लाइन को गलत बोला है। ईरान ने कंडीशनल बोला है कि अगर अरब नेशन कोई भी अमेरिका को अपनी जगह नहीं देता है हम पर आक्रमण करने के लिए, तो हमारा युद्ध सिर्फ अमेरिका के साथ है, आप पर कोई आक्रमण नहीं होगा। अब तक जो आक्रमण हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। समझ गए? ये है। अब आपको आगे दिखाता हूं। देखिए, ये डकैती है सबसे बड़ी, 1000 किलो का सोना। ये डकैती डाली है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। कहां पर? वेनेजुएला में। सेम डकैती उसको डालनी है ईरान में, कि रेजिम चेंज कराएगा वो ईरान में। और उसने कहा है कि नथिंग लेस देन रेजिम चेंज, मुझे रेजिम चेंज से कम कुछ चाहिए नहीं, मुझे ईरान में रेजिम चेंज चाहिए, जिससे राजा पहलवी यहां आएगा और मैं आराम से ऑयल का एक्सपोर्ट करूंगा, दोबारा से डॉलर मजबूत हो जाएगा। यह टेक्निक है इसकी। अब देखिए ये कहां तक काम करती है। अगर पैक्स इस्लामिक, दे भारत के लिए दोनों खतरा है, पैक्स इस्लामिका बनता है भारत के लिए तो भी खतरा होगा, और अगर पैक्स इस्लामिका नहीं बनता है, यूएस डोमिनेट कर जाता है दोबारा से, भारत के लिए तो तब भी खतरा है। लेकिन हम खतरे से डरने वाली कौम ही नहीं है, हम सनातनी हैं, और खतरों का हमने शुरू से, दिखाऊंगा सबूत अभी, यहां देख लीजिए। देखिए, ये देखो दोस्तों, अगर मान लो पैक्स इस्लामिका स्थापित हो जाता है और ईरान की बात मिलकर पूरे शिया मिलिटेंट्स मिल जाते हैं और ये जीत जाता है, उसके बाद क्या होगा? यही होगा जो आज ईरान में महिलाएं फतवा जारी में डेली मौत का मुंह देख रही हैं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मंथ एंड स्पीकिंग फॉर द वुमेन्स राइट्स, कैन यू इमेजिन बीइंग शॉट बाय द गवर्नमेंट जस्ट फॉर नॉट बियरिंग हेड स्कार्फ्स, यानी बुर्का ना पहनने पर, हिजाब ना लगाने पर गोली मार दी जाए, वो वुमेन कितना हैप्पी फील करेगी जब उस सरकार के मुखिया को मार दिया जाए जिसने गोली मरवाई है। कितने लोग मारे गए उस प्रोटेस्ट में, जो रोड पर आए उनको निर्ममता से हत्या करवा दी गई खेमेनी के द्वारा, निर्ममता से 12-15 हजार लोग मार दिए गए रोडों पर, लाशें नहीं मिली। तो वो जनता तो खुश होगी जब वो ऐसा आदमी मरेगा तो, और वुमेन सबसे ज्यादा खुश हैं। तो अगर पैक्स इस्लामिका स्थापित होता है तो वुमेन फिर से इसी स्थिति में आ जाएंगी। यू मस्ट हैव टू बियर द हेड स्कार्फ, आपको बुर्का पहनना होगा, ध्यान रखना। अब आज भारत पे भी उठती है, कैसे कि यहां एक शिप होता है ईरान का और वो उड़ा दिया जाता है टॉर्पीडो के द्वारा, और कहते हैं कि भारत ने उसका साथ नहीं दिया।
जयशंकर साहब ने इसका जवाब दिया है। जयशंकर साहब क्या कहते हैं कि 3 जहाज थे और तीनों भारत से शांतिपूर्वक एक्सरसाइज कर आ रहे थे। उनमें से हमने कहा था तुमको डॉक करना है तो कर लीजिए कोच्चि पोर्ट पर, लेकिन उनमें से ये निकल गए, ये उड़ा दिया गया, ये श्रीलंका के पास बैठा हुआ है और एक जिसने हमारी बात मानी थी वो कोच्चि पर बैठा हुआ। 4 दिन पहले ये जो उड़ा है ना, उससे पहले ये कोच्चि पर बैठा हुआ। और आज भारत बिना ईरान को सपोर्ट करे, बिना अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हुए ऐसे भीषण युद्ध में 200 सेलर्स को अपने पास सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हां, भारत की एक कमी है, इस कमी को मैं मानूंगा कि वो पाकिस्तान की तरह भौंकता नहीं है। जैसे पाकिस्तान अगर किसी के थप्पड़ भी मार जाएगा तो 3-4 देशों को बताएगा कि मैंने मार दिया। भारत इतनी बड़ी स्ट्राइक कर देता है ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन चुप बैठ जाता है, बताता नहीं है। भारत को बताना चाहिए। और नैरेटिव, ये जो सोशल मीडिया नैरेटिव है, इसमें हम बहुत पीछे हैं और यही कारण है कि मैं सनातन की आवाज उठाता हूं। लोग कहते हैं आप हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं, जब तक सांस है बोलूंगा। क्यों? कल का स्टेटमेंट देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राजा भैया का स्टेटमेंट देखिए, क्या कहते हैं वो कि बिना ईरान के, बिना पाकिस्तान के इस्लाम की कल्पना है, वहां से लोग मारे जाएंगे, भगाए जाएंगे तो बहुत देश हैं, रख लेंगे। बिना अमेरिका के, बिना इजराइल के, इनकी सबकी कल्पना है, क्रिश्चियन की कल्पना है, लेकिन भारत में हिंदू के बिना भारत की कल्पना नहीं है। आपको कोई जगह नहीं देगा क्योंकि आप कट्टर नहीं है, आप रेडिकल नहीं है। और आपने जो रेडिकल घुसाए हुए हैं वो आपको डे बाय डे न्यूज दे रहे हैं। देख लीजिए, आपने देखा होगा उत्तम नगर वाली न्यूज, मैं खुलकर नहीं आऊंगा उस पर वरना बुरा मान जाएंगे लोग। उत्तम नगर वाली न्यूज आपने देखी होगी मेरे भाई। यहां देखिए, भारत की सरकारी व्यवस्था क्या कह रही है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कह रही है डेस्पाइट राइजिंग टेंशन ऑन द हॉर्मुज रूट, इंडियाज एनर्जी सप्लाई रिमेन्स सिक्योर एंड स्टेबल। कितनी भी कुछ भी गड़बड़ हो गई है, लेकिन भारत की जो एनर्जी सप्लाई है वो स्टेबल है, सिक्योर है, डोंट वरी एट ऑल। हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। जब बड़े युद्ध होते हैं दुनिया में तो 2, 4, 10, 20, 50 की महंगाई हर जगह होती है, लेकिन देश पता है कैसा है? देश तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पर प्याज महंगी हो गई थी और किसी ने पीछे से बोल दिया सरकार गिरा दो, प्याज महंगी हो गई, सरकार गिरा दो, प्याज महंगी हो गई है, और सरकार गिरा दी गई, सरकार गिरा दी गई। और उसका नतीजा था कि 2008 में निर्ममता से 250 लोगों का कत्लेआम हो जाता है और पाकिस्तान का नाम खुलता है और पाकिस्तान से कोई पूछता तक नहीं है कि भैया आपने ये क्यों किया, ये बच्चे क्यों मार दिए आपने, कोई पूछता तक नहीं है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, सरकारें भी आपके निर्णय पर बनती हैं। क्यों? हीगल का जो मैं अभी बता रहा था ना आपको, जो हीगल है दोस्तों, थिंकर है पर्शिया का, जहां जर्मनी हुआ करता है, उसकी एक बात है, वो कहती है द मोटो ऑफ द पीपल और वॉर ऑन अ नेशन प्यूरिफाइज द सोल ऑफ द नेशन। यह स्टेटमेंट है हीगल का कि जो वॉर होता है और उसमें जो लोगों की सोच होती है, उस सोच पर वॉर नेशन को प्यूरिफाई करता है, उसकी आत्मा को प्यूरिफाई करता है। अब यही तो हो रहा है ईरान में कि उस पर वॉर हो रहा है और वो शिया को पुकार रहा है। तो जो उनकी मेंटालिटी होगी वो पूरे दुनिया के शिया मिलिटेंट्स को इकट्ठा करेगी एंड दैट विल प्यूरिफाई द सोल ऑफ द ईरान नेशन। नेशन कहां से आया? नेशिया से। नेशन का मतलब होता है किंगशिप, किंग। तो ईरान का जो ये टेरिटरी का विवाद नहीं है, उसका वो किंगशिप वाला विवाद है कि हम सुप्रीम हैं, मुस्लिम जितने भी राष्ट्र हैं उस सब में शिया सुप्रीम है, और वो जो ऑटोमन राज्य हुआ करता था उसकी कल्पना करते हैं। आप समझेंगे। देखिए, ये न्यूज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता मेरे भाई। यहां देखिए आप, नो डिस्काउंट रशियन। और अब भारत पर आरोप लग रहा है कि रशिया तो आपको डिस्काउंट ही नहीं दे रहा, क्या कर लोगे? अरे रशिया का भी अपना एक मान सम्मान है यार। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। हमने तेल लिया 30%, फिर घटा दिया 21%, फिर घटा दिया 15%, अब हम 40% ले रहे हैं। जब हम अपने हिसाब से चल रहे हैं तो सामने वाले को भी थोड़ा बहुत तो लिवरेज देनी पड़ेगी। आज वो थोड़ा पैसा कमाना चाहता है तो कमाने दीजिए ना, क्योंकि क्राइसिस का टाइम है, डिस्काउंट क्यों देगा? ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि जब हम अपनी मर्जी से तेल घटा बढ़ा सकते हैं तो वो भी अपनी मर्जी से थोड़े बहुत रुपए, समझ गए? तो किसी भी चीज को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि डिस्काउंट नहीं दे रहा इसका मतलब धोखा दे दिया। नहीं, यहां देखिए, नेवर डिपेंडेंट ऑन परमिशन, इंडिया ट्रम्प्स 30 डे रशियन वॉर। मैंने क्या कहा कि अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूं, मैं पेपर देने जा रहा हूं और मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया, तो एक आदमी ने मुझे एक दिन पढ़ाया था, उसने कहा अगर मैं उसको उस दिन ना पढ़ाता तो यह पास ना होता, तो मैं क्या करूं? लड़ूं उससे? लड़ू क्या? यही ट्रंप है। वो जानता है कि मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगा, और जब उसको पता है कि भारत रुकेगा नहीं, उसने कहा 30 दिन की हम मोहलत देते हैं। अरे कौन सुन रहा है तेरी मोहलत को? देखो, भारत का स्टेटमेंट है ये कि भारत कभी भी परमिशन पर डिपेंडेंट नहीं है, जो करना है वो करेगा। यहां देख लीजिए, ये देखिए, ये कह रहा है यूएस स्ट्राइक आरिस डेना एमिड, मतलब ये तो जहाज की बता रहे हैं कि वो जहाज के 200 लोग हमने सेलर रखे हुए कोच्चि पोर्ट पर। यहां जयशंकर साहब कहते हैं कि हमने सारे जहाजों को अलाउ किया था, एक को नहीं, सारों को।
अब आप अपनी मर्जी से सेल करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? यहां देखिए मेरे भाई, ये यूएस का ही आदमी है और सेक्रेटरी क्रिस राइट है, सेक्रेटरी है यूएस गवर्नमेंट में। क्या कहता है? वी हैव इंप्लीमेंटेड शॉर्ट टर्म मेजर्स टू हेल्प कीप देम प्राउड। हमने ये बोलता है कि हमने रिक्वेस्ट करी थी इंडिया से, किसके लिए? ट्रेड डील के लिए भी। और हमने रिक्वेस्ट करी इंडिया से, कहां के लिए? रशिया से तेल खरीदने के लिए। परमिशन नहीं दी, रिक्वेस्ट करी है और कहा है कि वी आर अलाउइंग आवर फ्रेंड्स इंडिया टू टेक ऑयल दैट इज ऑलरेडी ऑन शिप, रिफाइन इट एंड मूव थ्रू बैरल्स मार्केट क्विकली, प्रैक्टिकल वे टू गेट सप्लाई फॉलोइंग द केस प्रेशर। इस केस में जो प्रेशर बना हुआ है, आप ऐसा करिए, रशिया से तेल ले लीजिए भाई, और तेल लेके रिफाइन करके अपनी रिफाइनरी में बेचिए सबको, जिससे तेल की आपूर्ति हो सके। और ये रिक्वेस्ट करी गई है मेरे दोस्त, ये आप ध्यान रखना, ये ऑर्डर नहीं है। जो बेसेंट है ना, बेसेंट, वो तो हरामी आदमी है, जो वहां का वॉर सेक्रेटरी है, वो डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है, वॉर सेक्रेटरी है। तो उसने क्या कहा है कि हमने अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी। लेकिन ये आदमी क्या बोल रहा है? ये भी सेक्रेटरी है, ये बोल रहा है हमने उनको रिक्वेस्ट करी है। समझ गए? और भारत ने तो जवाब दिया है कि हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इंडिया की मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि हम अपने दम पर चलते हैं, परमिशन थोड़ी मांगेंगे। ये देखिए, भारत में आप तो सोचते हैं कि एक दो पहलू ही नहीं, भारत में अभी बहुत दिक्कत है। देखिए, एक और नया दुश्मन सामने आ गया है। इस बालेंसा एंटी इंडिया रैपर टर्न्ड पॉलिटिशियन आरएसपी हेड्स टू लैंडस्लाइड विक्ट्री इन नेपाल। नेपाल में चुनाव हुए और एक तरफा जीत हुई है बालेंसा की, जो उस टाइम हारा था उस लेडी से। और बालेंसा एंटी इंडिया है। आप कहेंगे सर आप ऐसे डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो, अभी तो ये चुना गया है, एंटी इंडिया कैसे हो गया? क्योंकि इसने लिखा एफ इंडिया, एफ यूएसए, एफ इजराइल। ये इसके क्या है? बयान है। और सबसे बड़ी सबूत दिखाता हूं आपको, देखिए, मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान जैसे देशों के बाद भारत के बगल में एक और अजगर पनप रहा है, जिसका नाम क्या है? नेपाल। हिंदू राष्ट्र है, लेकिन भारत के खिलाफ। देखिए ना, क्यों कह रहा हूं, ये देखिए, ग्रेटर नेपाल का मैप लगा के रखता है। यहां उत्तराखंड का एरिया है, ये यूपी बिहार बंगाल का एरिया है, या आसाम का एरिया है। आप क्या समझ रहे हैं केवल बांग्लादेश ही ऐसा था क्या? अब ये ट्राई एक्सिस बन चुका है, किसका? बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। और ये क्या है? बीएनपी। और ये पार्टी किसमें है? सत्ता में। कहां पर? बांग्लादेश में। ये तो कोइंसिडेंट है कि ये बीएनपी बन गया, बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी। लेकिन ये तीनों देश, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, ये एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं भारत के खिलाफ। अब आपको बताता हूं कि खतरा क्या है। देखिए, ये भारत की राष्ट्रपति हैं, क्या कहती हैं? मैं बंगाल की बेटी हूं, फिर भी मुझे यहां आने की अनुमति नहीं है। ममता मेरी छोटी बहन जैसी है, पता नहीं शायद मुझसे कुछ नाराज है। राष्ट्रपति को बंगाल में जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? बांग्लादेश की वजह से। और आज नेपाल में जब ऐसा होगा तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में जाने की अनुमति नहीं होगी। समझ गए? क्योंकि ये दोस्तों घुन क्या करता है? धीरे 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 खाता है। इसलिए भारत कई फ्रंटों पर लड़ रहा है। आप एक फ्रंट पर उसको कोसिए मत। घर का अगर बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, उसको कोसिए मत। हो सकता है दूसरी चीज में अच्छा करेगा, उसका मोटिवेशन बढ़ाइए। इसलिए भारत को अगर एक जगह पर कहीं गड़बड़ होती है, आप कोसिए मत। देखिए यहां पर, ये देखिए, ये क्या है? ये वही कुत्ता हरामी। ये कौन है? ये नया फ्रंट निकल कर आ रहा है। चाइना तो पहले से है ही, नेपाल भी डायरेक्ट थ्रेट है हमारे लिए, चाइना के साथ मिलेगा। तो और ये वही है जिसको रोटी हमने डाली थी, पहले जीभ लपलपा के रोटी ले ली और फिर हमारा ही पैर काट लिया, बांग्लादेश। समझ गए दोस्तों? ये लोगों की गलतियां हैं, महाराजा रंजीत सिंह की गलती है। वे समझते थे मंदिर, मस्जिद, कुरान और बाइबल एक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और जब आप इसमें डिफरेंस समझेंगे तब आपकी टेरिटरी यहां से जाएगी नहीं। दोस्तों ध्यान रखिए, महाराजा रणजीत सिंह, जिनकी वजह से जो आज पंजाब में स्थिति है ना, इन लोगों की सेकुलरिज्म की वजह से यह स्थिति हुई। आपको संभल के रखना होगा। आप जब तक है रहिए। देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुश्मन जब यूनाइट होता है, अब कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। जब ये यूनाइट होंगे तो भारत को दिक्कत करेंगे। इसलिए यह करा जाता है। इसलिए हम पैसा लगाते हैं कहां? भूटान में, नेपाल में, क्योंकि डिवाइड करके रखना पड़ता है। मेरे को यह एक अच्छी पोस्ट दिखी, सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन। उस देश को सपोर्ट करिए जिसमें आप रहते हैं, या लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट, या उस देश में जाइए जिसको आप सपोर्ट करते हैं। बहुत सरल सा सेंटेंस है, आप समझ गए होंगे तो समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, सनातन के बारे में लोग बोलते हैं, मैं आपको ये लिख कर लाया हूं, मैं आपको बता देता हूं, आप समझ के जाना। दोस्तों मेरी एक विनती है उनसे जो भारत में हिंदू के खिलाफ हैं, जो भारतवर्ष में भारतवर्ष को गिराने की बात करते हैं, उनके खिलाफ है ये। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वो राजनीति के गुणा भाग घर में रखें। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। हम उस कौम से आते हैं भारतवर्ष में जिन लोगों ने अपने सेक्रीफाइस के दम पर, ध्यान रखना, हम उन कौमों में से हैं जो कन्वर्ट नहीं हुई,
आज उत्तम नगर में एक कन्वर्टेड महिला, भारत में जो मुस्लिम है, कन्वर्टेड महिला के ऊपर होली का थोड़ा गुलाल चला जाता है और एक बंदे को वहां छाती पर पत्थर मार मार कर उसकी जान ले ली जाती है। यह भारत है, यह भारत की राजधानी है। वी मस्ट हैव टू टेक एक्शन। दोस्तों यह अलग लेवल है और आप डरते हैं यह कहने में कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। कमेंट सेक्शन में बताना आपको अगर मैं गलत बोल रहा हूं क्या। जूस में कलर मिलाना, जमजम में कलर मिलाना, रंगीन कपड़े पहनना, यह सब हराम नहीं है। होली में एक छोटी बच्ची 6 साल की गुब्बारा फेंकती और छींटे अगर आपके ऊपर पड़ गई, वो हराम है। ये भारत में रहने वाले लोग हैं, आपको इसके खिलाफ जागरूकता के लिए यह बात मैंने बताई है। फैसला आपका है, कमेंट सेक्शन में लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम। महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलता हूं फिर एक नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।